नमस्कार एंड वेलकम टू फाइनेंशियल न्यूज एनालिसिस ऑफ क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 5 फरवरी 2022 है। दोस्तों, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन सेंड मी योर मैसेजेस, ग्रीटिंग्स ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चेक आउट क्यूरियसली फॉर एवर। You can listen to our podcast on Spotify, गाना, जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट। इसके अलावा भी सारे बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर क्यूरियसली फॉर एवर अवेलेबल हैं। दोस्तों, मेरी 2 यूट्यूब की चैनल्स हैं। एक है क्यूरियसली एजुकेशन, जिसको अभी आप देख रहे हैं। दूसरी है क्यूरियसली फॉर एवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और याद रखिए आप ही इस वीडियो के, इस चैनल के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। आज का हमारा पहला जो विषय है, टॉपिक है, यह है क्रिप्टो एक्सचेंजेस। अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो आपका प्रॉफिट होगा, इस पर भारत सरकार ने एक टैक्स लगा दिया है। 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, और 1% जो है वो TDS भी कट होगा। ये जब से खबर आई है तब से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। याद रखिए, मैंने कई बार ये बताया है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि क्रिप्टो करेंसी को भारत सरकार ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। क्रिप्टो एसेट्स जो हैं, ये डिजिटल एसेट्स के ऊपर जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसके ऊपर सरकार फिलहाल टैक्स कलेक्ट करेगी। फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी या फिर क्रिप्टो एसेट्स जो हैं, इनका डिसीजन भारत सरकार लेने वाली है। इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। अब जब से यह खबर आई है तब से अलग अलग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जो हैं वो बड़ी बड़ी बैंक्स के पास गए, जैसे कि HDFC, ICICI बैंक, और उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आपके जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए कि वो अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली क्रिप्टो एसेट्स को खरीद सकें। अभी क्या हो रहा है कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो जो अपने अकाउंट होल्डर्स हैं उनको क्रिप्टो एसेट्स खरीदने की परमिशन नहीं देती है, या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक अकाउंट से डायरेक्टली क्रिप्टो एसेट्स नहीं खरीद सकते। आपको या तो कुछ UPI का, या फिर मोबीविक वॉलेट, या फिर कुछ सिलेक्ट बैंक्स हैं जिनसे आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं। बाय यूकॉइन के जो CEO हैं शिवम ठकराल साहब, उन्होंने कहा कि वी आर इन कन्वर्सेशन विद टॉप बैंक्स अबाउट क्रिएटिंग एन इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट which will enable our users to deploy formal banking channels for their crypto investments. After the recent announcement in the budget on taxation, we think that India is gradually moving towards a situation where virtual digital assets could be accepted. कुछ ऐसी छोटी छोटी बैंक्स हैं जो ये चीज़ अलाउ करती हैं, जैसे कि कैथोलिक सीरियन बैंक हैं, धनलक्ष्मी बैंक हैं, और इसके अलावा भी छोटी छोटी कुछ लक्ष्मी विलास बैंक हैं और मर्केंटाइल बैंक है। तो ऐसी कुछ बैंक्स हैं जो अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि अकाउंट होल्डर्स डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकें। अब इसके इतिहास को अगर हम देखें तो 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इश्यू किया था, और इस सर्कुलर में सभी बैंक्स को ये कहा था कि आप अपने अकाउंट होल्डर्स को अपने अकाउंट से डायरेक्टली क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग करना अलाउ ना करें। फिर ये जो अकाउंट मीन्स ये जो क्रिप्टो करेंसी वाले लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 2020 में ये जो सर्कुलर हैं इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, यानी कि इसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर्मली नहीं लेकिन इनफॉर्मली बैंक्स को यह बता दिया है कि आप जो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अलाउ ना करें। अब 2021 में भी कुछ बैंक्स ने अपने कस्टमर्स को ईमेल करके ये कहा है कि 2018 में RBI ने मना कर दिया, लेकिन कई सारे बैंक्स को ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इस सर्कुलर को स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो ये है लेटेस्ट सिचुएशन। अब देखते हैं कि ये जो HDFC बैंक और ICICI बैंक जो हैं वो इस रिक्वेस्ट के ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड्स। ये जो PE है यानी कि प्राइवेट इक्विटी और VC,
तो बहुत सारे इश्यूज इनको फेस करने पड़े हैं और इसको लेकर बहुत सारे केसेस भी फाइल किए गए, जैसे कि टैक्सेशन के साथ जुड़े हुए कुछ केसेस हैं, रेगुलेशंस प्रोसेसेस के साथ जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर केस फाइल किए गए हैं। अब भारत सरकार चाहती है कि ये जो पीई और वीसी हैं ये अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर्स हैं, एक बड़ी मात्रा में हमारे देश में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनमें ये बड़ा बड़ा फंड इन्वेस्ट किया जाता है और ये कंपनीज जो हैं ये यूनिकॉर्न्स बनी हैं। तो क्योंकि पीई और वीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ये सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अजय शेठ जो हमारे सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के, उन्होंने ये कहा कि वी आर सेटिंग अप एन एक्सपर्ट कमिटी in a month or two to look at terms of regulation and processes and related issues. The idea behind it is that those funds in unlisted space and are setting up offices in India require a paradigm shift looking at the significant amount they are investing here. ये सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक अलग से भारत सरकार जो है 1-2 महीने के अंदर एक एक्सपर्ट कमिटी क्रिएट करने वाली है और ये एक्सपर्ट कमिटी है ये देखेगी कि क्या क्या इश्यूज जो हैं ये पीई और वीसी को फेस करने पड़ते हैं। आपको याद होगा निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट स्पीच में कहा था कि वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टेड मोर देन 5.5 लाख करोड़ रुपीस लास्ट ईयर। एक साल में हमारे देश में वीसी और पीई ने 5.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इनके इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत सारी स्टार्टअप्स जो हैं उनकी साइज एक्सपांड हुई है। हमारे देश में बहुत सारी स्टार्टअप्स जो हैं वो यूनिकॉर्न लेवल तक पहुंच गए। उसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वीसी और पीई का है। तो हर्डल्स ना हो किसी प्रकार के, जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करने के लिए भारत सरकार एक कमेटी जो है वो सेटअप करने वाली है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे सरफेस लेवल पर देखने पर यही लगता है कि ये एक बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन दिस इज जस्ट ए वे टू कंट्रोल थिंग्स इन द मार्केट। सरकार जो है वो कैसे चीज़ों को कंट्रोल करती है, खास करके कंज्यूमर्स के हित को बचाने के लिए। एडिबल ऑयल्स और ऑयल सीड्स, इनकी प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुकी हैं और ये कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर घर में आपको देखने को मिलते हैं। आपको रतन टाटा अंबानी साहब के घर के किचन से लेकर एक साधारण व्यक्ति, एक गरीब से गरीब घर के अंदर भी आपको एडिबल ऑयल्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल हमारे देश में होता है खाने पीने की चीज़ें बनाने के लिए, राइट। अब जब एडिबल ऑयल्स की प्राइस बढ़ जाती हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती है। फ्यूल जैसे इंक्रीज़ होता है फ्यूल की प्राइस, वैसे ही एडिबल ऑयल यानी कि खाने पीने की चीज़ें जब महंगी होती है, और हमारे देश में ये होता है कि जब खाने पीने की चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती हैं तो एक गरीब व्यक्ति जो है उसको अपनी डिश में से कुछ आइटम्स को निकालना पड़ता है, जिसकी इम्पैक्ट उसके हेल्थ के ऊपर पड़ती है और फाइनली उस व्यक्ति की हेल्थ या फिर ऐसे परिवारों की हेल्थ को रिपेयर करने के लिए सरकार को करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो हम सब एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अब सरकार ने ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए एक नई डेडलाइन इश्यू की है। 30 जून 2020 तक एक स्टॉक लिमिट जो है इसको इम्पोज किया है कि एक हद से ज़्यादा, अगर आप रिटेलर हैं तो एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आप स्टॉक नहीं रख पाएंगे। होलसेलर है तो उसके लिए भी एक अलग गाइडलाइन है, प्रोड्यूसर है तो उनके लिए भी एक अलग स्टॉक लिमिट रखी है। पहले जो स्टॉक लिमिट रखी थी वो 31 मार्च की थी, लेकिन अब इसको सरकार ने एक्सटेंड करके 30 जून तक कर दिया है। अब इसमें भी ये हुआ कि कुछ स्टेट्स और कुछ यूनियन टेरिटरीज जो हैं, खास करके कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और बिहार, इन राज्यों ने तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक स्टॉक लिमिट निकाली थी, इस स्टॉक लिमिट का पालन अपने राज्यों में करवा रहे हैं, लेकिन दूसरे कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। अब इसमें होता यह है कि एक राज्य जो है उसमें स्टॉक लिमिट इम्प्लीमेंट की जाती है और दूसरे में नहीं की जाती है, तो जो करने वाला है उसको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो नहीं करता है उसको तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, खास करके साधारण व्यक्ति को। तो पैन इंडिया, पूरे देश में एक सेम लेवल की स्टॉक लिमिट इम्प्लीमेंट हो और उसी से हमें फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नई गाइडलाइन, या नॉट नई गाइडलाइन, लेकिन ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक नए स्टॉक लिमिट की एडवर्टीजमेंट जो है वो रिलीज़ की है, इसको नोटिफाई किया है। स्टॉक लिमिट देख लीजिए कि जो रिटेलर है उसके लिए 30 क्विंटल और होलसेलर है उसके लिए 500 क्विंटल। 30 क्विंटल फॉर रिटेल आउटलेट ऑफ बल्क कंज्यूमर एंड शॉप्स एंड 1000 क्विंटल फॉर इट्स डेपो। तो इस प्रकार से चीज़ें जो हैं उनको कंट्रोल की जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? उसको इसलिए किया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो होलसेलर हैं, वो जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो क्या करेंगे कि मार्केट में से सारा ऑयल या फिर ज़्यादातर ऑयल जो है वो ख़रीद कर अपने पास स्टॉक में रख देंगे। फिर नॉर्मल डेज़ में अगर 10 रुपये पर लीटर प्राइस चल रही है और लेट्स से कि मार्केट में 1000 लीटर हैं, तो एक व्यक्ति, जस्ट इमेजिन कि एक व्यक्ति जो है वो 700 लीटर जो है वो अपने पास रख लेगा और बाकी मार्केट में रहेगा 300 लीटर। अब क्योंकि हर किसी को इसकी ज़रूरत है, तो फिर क्या होगा, इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब प्राइस ये 10 रुपये में से लेट्स से कि 20 रुपये हो गई, राइट, तब जाकर ये जो बड़ा स्टॉकिस्ट हैं वो थोड़ा थोड़ा माल जो है वो मार्केट में रिलीज़ करेगा, 100 लीटर और निकालेगा, तो इसमें डायरेक्टली वो पर लीटर 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाएगा। तो इसकी वेल्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और बाकी लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और ये इकोनॉमी के लिए और किसी एथिकली भी देखा जाए तो ये एक राइट प्रैक्टिस नहीं है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए सरकार जो है वो इस प्रकार की स्टॉक लिमिट निकालती है। न्यू स्कीम्स ड्राइविंग एक्सपोर्ट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है यह। हाल ही में राज्यसभा में हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने यह बताया कि नो कंट्री कैन रिलाई ओनली ऑन सब्सिडीज टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। हर देश चाहता है कि हर एक दुकानदार जो है, एक ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है, वो चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचे। देश भी यही चाहेगा कि हम ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए अगर सरकार आपको सब्सिडी दे रही है और सब्सिडी से आपका एक्सपोर्ट चल रहा है, तो उसका कोई इतना लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लोग पैसे कमाएंगे लेकिन सरकार का तो नुकसान ही होगा, क्योंकि सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। तो एक लंबे समय से भारत जो है वो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज़ दे रहा था, लेकिन अब सरकार ने उस चीज़ को हटा दिया है। उसके पीछे दो रीज़न है। एक तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि यूएसए ने हमारे ऊपर केस ठोक दिया था डब्ल्यूटीओ में। अब डब्ल्यूटीओ में हमारी एक जो स्कीम थी, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS, इसमें जो हम सब्सिडी देते थे, ये डब्ल्यूटीओ के रूल के हिसाब से बराबर नहीं है। तो यूएसए ने हमारे ऊपर केस किया था और ये केस हम हार गए, और भारत सरकार ने यह भी कहा था कि इस चीज़ को हम हटा देंगे। अब हमारे एक्सपोर्टर्स को तो हम सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका क्या रास्ता हो सकता है? तो भारत सरकार ने एक बहुत ही नई चीज़ निकाली, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ की, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, RODTEP स्कीम। ये जनवरी लास्ट ईयर 2021 में, आई थिंक 1 जनवरी से ही इसको स्टार्ट किया गया था 2021 में। अब इसमें ऐसा है कि ये रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, इसका अगर आप देखें तो इसको मीन्स जो नाम है उससे ही पता चल जाता है कि आपने लेट्स से 100 रुपये की एक चीज़ जो है उसको बेचा, एक्सपोर्ट किया। अब इस चीज़ में आपने जीएसटी तो पे किया था, राइट, आपने जिससे माल लिया तो उसने आपको जीएसटी वाला बिल दिया होगा। तो लेट्स से कि ये जो 100 रुपये की आइटम है, तो इसके ऊपर आपने 10 रुपये टोटल जीएसटी दी थी। अब आप क्लेम करना चाहेंगे, लेकिन आपका कस्टमर जो है वो तो आपको जीएसटी पे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी भारत की जीएसटी को पे करेगा, वो तो इंपोर्ट कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर सरकार की ये जो स्कीम है उससे ये होगा कि आपने जो टैक्स पे किया है, आपने जो सेस पे किया है, जो ड्यूटीज़ पे की है, वो सरकार आपको रीइम्बर्स कर देगी। सरकार आपको ये पैसे 10 रुपये जो है वो सरकार आपको दे देगी। अब जीएसटी की सिस्टम में तो ऐसा है कि ऑटोमेटिकली आपको रीइम्बर्समेंट मिल ही जाता है, लेकिन कुछ राज्य जो हैं, स्टेट्स, वो जो टैक्सेस और सेस और ड्यूटीज़ लगाते हैं, ये राज्य आपसे कलेक्ट कर लेगा, लेकिन आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो आपको ये पैसे वापस मिल जाए, तो इसलिए सरकार ने ये जो RODTEP है, ये स्कीम को निकाला। अब आई होप आप समझ गए होंगे इसका फ़ायदा, कि जो सब्सिडी
पहले दी जाती थी, तो उसमें इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था और वैसे भी सब्सिडी जो है WTO के रूल के हिसाब से हमको हटानी थी। लेकिन ये वाला जो नया रूल निकाला है, दिस इज़ शोइंग इट्स मैजिक। गारमेंट इंडस्ट्री के लिए सरकार ने ROSCTL निकाला है और इसमें भी इसी प्रकार से जो गारमेंट इंडस्ट्री है उनके लिए ये खास करके ये स्कीम है और उनकी जो ड्यूटी सेस और टैक्सेस हैं वो रीइम्बर्स किए जाते हैं। अब सरकार के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, कई लोगों का कहना ये है कि सब्सिडी हम ज़्यादा देते थे और ये जो RODTEP है और ROSCTL है तो उसमें सरकार ने कम पैसे रखे हैं। तो लास्ट ईयर सरकार ने 19,400 रखे थे और इस समय 21,340 करोड़ रखे हैं। तो पीयूष गोयल साहब ने ये बताया कि ये जो सब्सिडीज़ हैं उनको हमने बंद कर दिया, लेकिन ये स्कीम्स की वजह से एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और बहुत सारे ऐसे देश हैं, दूसरे देश जो WTO के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, जो इस प्रकार की सब्सिडीज़ का विरोध करते हैं। तो उनमें से एक भारत भी है और हमारा बिजनेस ऐसे देशों के साथ एक्सपांड भी हुआ है। तो सब्सिडी वाली स्कीम को तो हमें हटाना ही था। और एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों के बारे में उन्होंने ये बताया कि 334 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया अंटिल जनवरी, और ये अभी तक का जो 2019 का रिकॉर्ड था 330 बिलियन, उससे भी ज़्यादा है। और सरकार ने कहा कि होपफुली यही जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम $400 बिलियन का एक्सपोर्ट का जो मार्क है उसको क्रॉस कर जाएंगे। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। जो कल मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर है ग्लोबल मल्टी मिलियनर्स, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका भी राइट आंसर दिया है कि ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 कौन निकालता है। और आज का आपका प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, PDF को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, कल संडे है तो कल आपको एक रिवीजन लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स, एंड आई विल सी यू टुमारो एंड आई विल सी यू ऑन मंडे एज वेल, ऑफ कोर्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।